चलिए, तो टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे, सबसे पहले देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसके बैकग्राउंड को समझिए। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि उस दौर में ये जो तत्कालीन समाज है, इसकी खूबियां क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, और सुधार की भावना, आखिर ये जो समाज में जो सुधार हो रहा है, उस सुधार की भावना को बल देने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पुश कर रहा है कि नहीं कुछ रिफॉर्म हो, ये बात आपको जानना पड़ेगा। तो उस दौर के जो तत्कालीन समाज की जो विशेषताएं हैं, नंबर 1, धर्म एवं आस्था आधारित समाज था। यानी समाज में धर्म और आस्था का बड़ा एक प्रभाव था। तर्क आधारित, देखिए, या तो दो दो पॉइंट होता है, या तो आस्था या तो फिर तर्क। जब आप तर्क आधारित समाज की बात करते हैं तो उसको आप वैज्ञानिक कहते हैं, सोच कहते हैं। जब आप आस्था की बात करते हैं तो ये धार्मिक समाज है। तो इस दौर में, है ना, 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास में बात कर रहा हूं ये आपसे, बल्कि 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, कि भारत का में धर्म और आस्था पर बड़ा आधारित समाज है, धर्म और आस्था पर जोर ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है कि ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, एक प्रिविलेजेस एक मिला हुआ है ब्राह्मण और जो पुरोहित, जो पूजा पाठ करने वाले वर्ग हैं उसको, है ना। तीसरी बात, महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है इस दौर में। जैसे क्या है दयनीय, तो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, बहु विवाह, पॉलीगैमी का सिस्टम चल रहा था, सती प्रथा जैसे कुरीतियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा सामाजिक तिरस्कार, उत्पीड़न होता था, जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता, ऐसी तमाम चीजें आपको मिल रही हैं। देख सकते हैं इस दौर के समाज में क्या है, तो सामाजिक तिरस्कार, उत्पीड़न है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें आपने देखा कि तत्कालीन समाज की जो विशेषताएं हैं, यानी हमारा उस दौर का जो समाज है वो कई सारी कुरीतियों, कई सारी कुप्रथाओं से घिरा पड़ा था। और अब जाहिर है ऐसी परिस्थितियां अगर होंगी तो जो कुछ पढ़े लिखे मध्य वर्ग का आदमी होगा वो कुछ नए सुधारों की वकालत करेगा और कुछ नई चीजों की ओर की बात करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि सुधार जो हुए तो उस सुधार की भावना को बल देने वाले फैक्टर्स कौन कौन रहे। तो नंबर 1, कि 18वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण आपको नजर आता है। पुनर्जागरण मतलब नई सोच, वैज्ञानिक सोच, नई विचारधारा, कई सारी चीजों का एक आपको मिलेगा यहाँ पे 18वीं सदी में यूरोप में, ठीक है। इसके अलावा आपको नजर आएगा कि तर्कवाद एवं खोजी भावना का विकास होते हुए नजर आएगा। तर्कवाद एवं खोजी भावना डेवलप हो रहा है। जब आप मतलब अब धीरे धीरे तर्क और खोजी भावना मतलब वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हो रहा है। तीसरी बात, भारत में भी तर्कवाद और विज्ञानवाद और मानववाद जैसी विशेषताएं आपको नजर आएंगी। विज्ञानवाद मतलब अब तुरंत क्या, विज्ञानवाद मतलब तार्किकता अब आ रही है समाज में। पाश्चात्य जो शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन, इसने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सुधार को बल देने में। किताबों, पत्र पत्रिकाओं, है ना, इन सब चीजों का अपना एक इंपॉर्टेंस रहा इस दौर में। ब्रिटिश शासन की भी भूमिका रही है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन भी जो मॉडर्न थॉट्स हैं, मॉडर्न जो थियरीज हैं, उनको लेकर के आए थे। इसके अलावा विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन है, इन जो चीजों का विकास हुआ है, इन चीजों ने भी कहीं ना कहीं सुधार की भावना को बल दिया। तो अगर क्वेश्चन आपसे मेंस में देखिए ये सब पूछता है, वो कौन से कारक थे जिसने तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार को बल दिया है, सुधार को संभव बनाया है, यही सारे 7-8 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आप सुधार आंदोलन कहिए, रिफॉर्म मूवमेंट क्या है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो धाराओं में बांटकर देखा जा सकता है। एक है सुधारवादी और एक है पुनर्जागरणवादी। सुधारवादी मतलब कुछ चेंज हो, पुनर्जागरणवादी मतलब हम पहले ठीक थे, बाद में बिगड़ गए, तो पहले वाली चीज को ले आया जाए, इस तरीके से फिर से जगने वाली बात। इन सुधार आंदोलनों का प्रभाव धर्म से ज्यादा समाज पर पड़ा। इन सुधार आंदोलनों ने मुख्यतः समाज के दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, स्त्रियों की दशा सुधारना, और दूसरा अस्पृश्यता या छुआछूत पर कुठाराघात। यानी 2 पॉइंट आप समझिए
एक तो पूरा जो समाज सुधार आंदोलन है, इसको दो अलग अलग धारा है, एक सुधारवादी है, ठीक है, और दूसरा पुनर्जागरणवादी है, ठीक है। और दो पक्षों पर, दो पहलुओं पर इसने ध्यान इस पूरे समाज सुधार में आपको दिखाई देगा। ये जो आपको समाज में जो सुधार हुए हैं उसके दो अलग अलग पहलू आपको नजर आएंगे। कौन कौन से पहलू नजर आएंगे? तो एक पहलू आपका नजर आएगा जिसको आप कहोगे स्त्रियों की दशा में सुधार की बात कर रहा है। एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है कि जो जातिगत भेदभाव है, जो जातिगत भेदभाव है उस पर चोट किया गया है। दो चीजों आपको दिखेंगी समाज सुधार की, दो धाराएं, दो अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्योंकि मूलतः जो समाज में जो कुप्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, इसका अगर सबसे बड़ा और सबसे अधिक कोई विक्टिम था उस दौर में तो स्त्रियां थी, और दूसरी तरफ जो निचली जाति के लोग थे वो लोग थे। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जरा उस पर समझिए। आइए, पहला पॉइंट, सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है ना, एक पनिशेबल ऑफेंस घोषित किया गया था। और इस सुधार में सर्वाधिक योगदान राजा राममोहन राय का रहा है। 1829 में 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके 17वें नियम के अनुसार, देखिएगा 17th जो रूल है, रेगुलेशन है, इसके अनुसार विधवाओं का जीवित जलाना बंद कर दिया गया। और सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू किया गया सबसे पहले, और 1830 में फिर इसको मद्रास में और बंबई में लागू कर दिया गया। तो पहला पॉइंट, सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान राजा राममोहन राय का रहा। 1829 में एक कानून पास किया गया जिसके 17वें नियम के अनुसार अब जीवित किसी भी विधवा को जलाना कानूनन जुर्म होगा। और इसमें इस वक्त कौन है भारत के गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के समाज में सुधार करने में, इसलिए उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम और 1804 में तीसरे अधिनियम, ठीक है ना, के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया गया। करेक्ट। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इस दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो याद रखना है 1795 में बंगाल में, 1804 में बंगाल में 21वें और 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार शिशु हत्या को हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया। तीसरा पॉइंट, 1856 में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और इसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न बच्चे भी वैध घोषित कर दिए गए, लीगल घोषित कर दिए गए। 1856 में याद रखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया है। तो ये पॉइंट्स हैं और आगे बढ़िए चलिए। महाराष्ट्र के जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। देखिए क्या क्या है, विष्णु शास्त्री एक है, इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया। तो प्रश्न बन सकता है कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? विष्णु शास्त्री। गुजरात के करसोनदास मूलजी हैं, करसोनदास मूलजी, इन्होंने क्या किया? 1852 में सत्य प्रकाश की स्थापना की। बंबई के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर डी के कर्वे ने 1893 में एक विधवा से विवाह कर लिया और 1899 में उन्होंने पूना में, याद रखिएगा कहां पे? पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया डी के कर्वे ने। 1906 में उन्होंने, याद रखिएगा 1906 में इन्होंने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। तो याद रखना है, बंबई के फर्ग्यूसन कॉलेज के एक प्रोफेसर है डी के कर्वे। 1893 में इन्होंने एक विधवा से शादी कर लिया। 1899 में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया और 1906 में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। प्रश्न बन सकता है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कहां किया? याद रखिएगा। चौथा पॉइंट देखिए, बाल विवाह को नियंत्रित किया गया। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, एक नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह को वर्जित कर दिया गया। कितना? 14 वर्ष से कम को। वीएम मालावारी के प्रयत्नों से 1891 में
एक सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसको कहा गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दिया गया 1891 में। ये वीएम मालाबारी के प्रयत्नों से हुआ एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो प्रश्न बन सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम कब आया? तो 1891 में है। किसके प्रयासों से है? वीएम मालाबारी के प्रयासों से आया। हरविलास शारदा के अथक प्रयत्नों से 1930 में एक एक्ट आया है जिसको कहते हैं शारदा एक्ट। ये 1930 में आया है, बहुत बाद में, ठीक ना। और इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। अब प्रश्न क्या बन सकता है? देखिए, नंबर 1, शारदा एक्ट कब आया? 1930 में। नंबर 2, शारदा एक्ट किसके प्रयासों से आया? हरविलास शारदा के प्रयासों से। नंबर 3, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र कितना घोषित किया गया? 18 वर्ष। लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र कितना घोषित किया गया? 14 वर्ष। ठीक है। फिर एज ऑफ, ये प्रश्न बन सकता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र कितना घोषित किया गया? तो 12 वर्ष, है ना, याद रखना है। नेटिव मैरिज एक्ट में 14। अच्छा, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? 1891 में। शारदा एक्ट कब आया? 1930 में। मतलब मेरे हिसाब से आप एक रनिंग नोट्स बना सकते हैं, जो मैं क्लास ले रहा हूं उसका एक रनिंग नोट्स आपका बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात फिर देखिए 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया और इसके द्वारा बालक की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर, यानी लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया और बालिकाओं की 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आज भी बदस्तूर ये जारी है, यानी आज का जो 21 और 18 है वो 1978 में आया था एक बाल विवाह निरोधक अधिनियम, उसके अंतर्गत हो रहा है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बढ़िए। 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। ठीक है। अगला 1849 में जेईडी बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 1916 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, है ना, तो याद रखिएगा कहां पे? दिल्ली में। 1880 में 1880 में डफरीन हॉस्पिटल की स्थापना, ये सब महिलाओं के लिए। और स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी बड़ी बढ़ चढ़ करके भूमिका हमने देखा। जैसे क्या देखा? तो 1925 में हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं और 1947 से 49 तक संयुक्त प्रांत यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है उसकी राज्यपाल रहती हैं। फिर 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन होता है। प्रश्न बन सकता है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1927 में। फिर है विभिन्न महिला संगठनों की स्थापना। देखिए तो 1910 में आपको नजर आएगा सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। रमाबाई रानाडे, इन्होंने बॉम्बे में 1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रख दिया। रमाबाई रानाडे, ठीक ना। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला सभा की स्थापना की। 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहां तक जो चीजें आपने देखा वो महिलाओं से संबंधित है। बढ़िया से एक बार आप रनिंग नोट्स बना लीजिएगा इसका, ठीक है। कई सारे लोग आपको नजर आए। देखिए अगर ओवरऑल एक क्वेश्चन बन गया कि महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले 17वीं 18वीं शताब्दी में या आधुनिक भारत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति को में उन्नति करने के लिए महिला उत्थान हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, ये सारे पॉइंट डाल दीजिए, आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आप अगर आगे बढ़ोगे तो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध कुछ आंदोलन होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, एक तो महिला उत्थान पर काम किया गया और दूसरा जाति आधारित जो शोषण है, क्योंकि समाज में दो ही विक्टिम क्लास था, दो ही पीड़ित समुदाय थे, ठीक है। अब देखिए जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कम करने वाले कारक, तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन के प्रयास। कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन ने भी जातिगत भेदभाव को हतोत्साहित किया। जैसे आधुनिक नौकरशाही एवं सेना में सभी जातियों की बराबर पहुंच हो गई, संपत्ति के निजी स्वामित्व और भूमि के मुक्त क्रय व्यवस्था
इसने भी कहीं ना कहीं जात पात तो देखा नहीं। आधुनिक वाणिज्य और व्यवसाय का विकास हुआ। परिवहन के साधनों का विकास किया गया। अब परिवहन का साधन का विकास करेंगे, एक बस अगर डेवलप होगा तो बस में थोड़ी ना जात पूछ करके किसी को चढ़ाएगा। आधुनिक न्याय व्यवस्था आई, इसने भी कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म है उसको सही नहीं माना। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने भी जो आधुनिक शिक्षा आज भी आप देखे होंगे जिसमें थोड़ी अच्छी शिक्षा है, वो लोग कास्टिज्म ऐसी फीलिंग से ऊपर उठ करके बात करते हैं या रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो कारक है जिसने जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद किया, वो है सामाजिक सुधार आंदोलन की भूमिका। ये जो आप देख सकते हैं कि कई सारे संगठन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि के द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, इनके द्वारा, है ना, और कर्म के सिद्धांत को प्राथमिकता मिली कि भाई जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का खंडन किया गया और कर्म आधारित श्रेष्ठता की बात की गई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में एकता पर अत्यधिक जोर दिया गया। तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन में हम एकता को बढ़ाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव ये सबसे बचेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, आप देखेंगे जात वात ये सब चीज नहीं करता, क्योंकि पता है कि जब तक हम एक राष्ट्र के रूप में एक नहीं होंगे, हमारी राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर रहेगा, और कमजोर रहेगा तो हमें आजादी कभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए, जातीय विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई, समान नागरिक अधिकारों की वकालत किए जाने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी लेने के कारण समाज की निचली जातियों का भी उत्थान हुआ है। 1937 के चुनाव पश्चात विभिन्न सरकारों में दलित उत्थान में योगदान दिया। 1932 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया, है ना। तो ये आपको दिखाई देगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। फिर शिक्षा है, जन जागरूकता है, इसके अलावा ज्योतिबा फुले एक है, इनका योगदान, स्पेशली अंबेडकर जी का योगदान। अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जिसको कहते हो आप। फिर 1920 के दशक में दक्षिण भारत में देखिए कौन कौन है, ईवी रामास्वामी नायकर हैं, इन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक आत्मसम्मान आंदोलन चालू किया। तो प्रश्न बनता है कई बार, आत्मसम्मान आंदोलन के नेता कौन है? ईवी रामास्वामी नायकर। केरल में एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिसको कहते हैं श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने भी दलित उत्थान हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए। ऐसे ही अंबेडकर द्वारा देखिए 20 मार्च 1927 को महाद सत्याग्रह किया गया है, हिंदू जाति की कुप्रथाओं के विरुद्ध महाद सत्याग्रह। 20 मार्च को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया है, ठीक है ना। ये सब अंबेडकर ने बनाया है, स्थापित किया है। तो कुल मिलाकर के ये सारे काम होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना है इन चीजों को भी। अब आप थोड़ा और आगे बढ़िए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप कैसा, ये सब मीन्स का है, थोड़ा सा हम लोग केवल पॉइंट देख लेते हैं, है ना। अगर पीटी में भी क्वेश्चन बन जाए एमसीक्यू टाइप का तो आप बना सकते हो। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेचर कैसा था? सबसे पहला पॉइंट, बहुआयामी स्वरूप यानी मल्टी डायमेंशनल नेचर का था। सामाजिक धार्मिक दोनों सुधारों से संबद्ध था, यानी समाज में भी और धर्म में भी। इस आंदोलन का स्वतः मूलतः सुधारवादी था स्वरूप, मूलतः क्या था? सुधारवादी रहा, न कि क्रांतिकारी। मतलब बहुत फिर बहुत मार काट ये सब कुछ नहीं हुआ, सुधारवादी, सुधार किए जाते रहे, है ना। यानी धर्म को अस्वीकार करने की बात नहीं की गई, बल्कि धार्मिक आडंबरों पर चोट किया गया। यानी बहुत बार होता है ना कि धर्म ही खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं की गई है। धर्म की जो कमियां हैं उन कमियों को सुधार करने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट देखिए, यह आंदोलन पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से नहीं उपजा था। वेस्टर्न जो कल्चर है उसके फॉलो करने से नहीं उपजा था, बल्कि इसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। ये प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है भारत में, उसका एक उसी का एक पार्ट के रूप में इसको देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, यह आंदोलन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रतिबिंबित करता है। फिर धर्म से संबद्ध होते हुए भी यह आंदोलन धर्मनिरपेक्ष था, यद्यपि कहीं कहीं धार्मिक संकीर्णता के तत्व भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे जो 5 पॉइंट आपने देखा, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप, एक बार फिर से, एक तो बहुआयामी स्वरूप यानी समाज और धर्म दो अलग अलग पक्षों पर सुधार की बात हो रही है। दूसरा, ये मूलतः सुधारवादी था, क्रांतिकारी नहीं था। तीसरा, वेस्टर्न कल्चर के अंधानुकरण से नहीं पैदा हुआ है, बल्कि भारत में जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसका इंपैक्ट था। चौथा, इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नजर आ रहा है। पांचवा, यह धर्म निरपेक्ष था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा पॉइंट, यह आंदोलन कुछ सीमाओं तक राजनीतिक पहलुओं से भी संबद्ध रहा, मतलब कुछ टू सम एक्सटेंट इट दिस मूवमेंट वाज अटैच्ड विद
द पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो। यह आंदोलन मध्ययुगीन सुधार आंदोलन से भिन्न था। जो हम लोग मध्यकाल में हम आपको पढ़ाए हैं, मध्यकाल में भी धर्म सुधार आंदोलन है ना, तो उससे भिन्न था, क्योंकि 19वीं सदी के सुधारकों ने सुधार के उपकरण के रूप में विधि एवं कानून का प्रयोग किया है। इस वक्त आपको नजर आएगा विधि और कानून का बड़ी प्रयोग हुआ। नहीं आपने देखा कि सती प्रथा को दूर करने के लिए लाया गया, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, नेटिव मैरिज एक्ट आता है, इस तरीके से आते हैं। यानी आपको देखिएगा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक जो तौर तरीके हैं उन मीन्स के माध्यम से सुधार का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मध्ययुगीन सुधार आंदोलन में न कानून था न था, तो राजतंत्र की दुनिया थी। ठीक है। 7वां पॉइंट, यह आंदोलन अपने सामाजिक सुधार के संदर्भ में मध्यवर्गीय था, यानी मिडिल क्लास का एक फील था इसमें। सुधारों का स्वरूप प्रजातांत्रिक था, यानी डेमोक्रेटिक था। इसमें व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता पर बल दिया गया है, और इस आंदोलन में सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया, सोशल जस्टिस पे। यह सुधार आंदोलन शैक्षणिक सुधार का स्वरूप लिए हुए था। लगभग सभी सुधार आंदोलनों में शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है, कि आप एजुकेशन को डेवलप हो, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है 18वीं शताब्दी में, तो आप अगर उसके स्वरूप पर क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं समझता हूं बहुत आराम से इन बातों को आप एलोबोरेट कर सकते हैं। ये खूबियां थी इस आंदोलन की, इस मूवमेंट का। ठीक है ना। चलिए आगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कुछ सीमाएं या आलोचना भी आपकी कर सकते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है मेंस में कि भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डाले, आलोचना करें। तो क्या है सीमाएं, क्या है कमियां? आइए देखिए क्या पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट, समाज के एक छोटे भाग तक केंद्रित था, समस्त समाज में सुधार की बात नहीं की गई। विशेषकर नगरीय और उच्च मध्य वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहा है ना, पूरे भारत में गांव के लेवल तक ये सुधार नहीं हो रहा है। गांव के लोग नए परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, याद रखिएगा। तो ये जो विशेषकर जो नगरीय और जो अपर मिडिल क्लास है, उन तक ही ये सुधार सीमित था, केंद्रित था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमी रहा इसका, सीमा रहा इसका। दूसरा पॉइंट, अतीत की महानता का गुणगान तथा धर्म ग्रंथों को आधार बनाने की प्रवृत्ति इस आंदोलन में रहा है। ये भी एक कमी है ना। इसमें मानव बुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को आघात पहुंचा है, क्योंकि जैसे ही आप धर्म ग्रंथ और अतीत की महानता की बात करेंगे तो वहां पे बहुत दिक्कतें थी पहले से। अगला पॉइंट, अतीत में स्वर्ण युग ढूंढने के आग्रह से मिथ्याभिमान एवं आत्मसंतुष्टि की भावना को बल मिला। मतलब हम अतीत में ही अपने एक गोल्डन एरा ढूंढ रहे थे, कुछ सुधार नहीं करके सोच रहे थे वही वाला ठीक है। ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात थी। फिर विभिन्न धर्मों वाले भारत देश में धर्म पर जरूरत से ज्यादा जोर देने पर हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी आपसी फूट के शिकार हुए। देखिए भारत विभिन्न धर्मों का देश है, और यहाँ पे धर्म पर बहुत ज्यादा अगर जोर दे दीजिएगा तो फिर भारत यूं ही टूट जाएगा। ये काम हुआ है। प्रत्येक हिंदू सुधारकों द्वारा अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक ही सीमित रखा और मध्यकाल को मूलतः अवनति के काल के रूप में देखा गया। इससे सांप्रदायिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कि ये जो धर्म समाज सुधार आंदोलन हुआ है उसमें अतीत का तो गुणगान किया गया, लेकिन अतीत में हमने केवल प्राचीन काल तक के ही अतीत को का गुणगान किया, और मध्यकाल को हमने फिर अवनति का काल माना है विद्वानों ने। यानी यहीं से जो मुस्लिम लॉज हैं या मुस्लिम जो कल्चर है उसका एक तरीके से नेगेटिवली इंटरप्रेट किया गया उसको, और उसके पहले के दौर को पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया गया। ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक प्रवृत्ति, एक कम्युनल ट्रेंड को डेवलप करता है ना। तो याद रखिएगा जो अभी ये जो धर्म समाज सुधार आंदोलन हुआ है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कमी ये है कि इसने कहीं ना कहीं मध्यकाल को अवनति यानी डिक्लाइनेशन का इंडिकेशन माना और प्राचीन काल को उन्नति का इंडिकेशन माना, है ना। आगे प्राचीन का, अच्छा इसका ये वाला जो पॉइंट है इसका इंपैक्ट आज भी आपको मिलेगा। आज भी समाज में मध्यकाल को भारत में बहुत ही खराब तरीके से देखा जाता है, जबकि प्राचीन काल को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। लेकिन अब अगर सही तरीके से इतिहास के विद्यार्थी हैं तो मध्यकाल भी कला, संस्कृति, साहित्य के अगर बात करें तो बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस मध्यकाल में भी आपको नजर आएंगे। प्राचीन काल एवं प्राचीन धर्म की अंध प्रशंसा निम्न जातियों के लोगों को स्वीकार नहीं हो सकती थी, यानी जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिला। आपको बता दें कि ये जो प्राचीन काल और प्राचीन धर्म की जो अंध प्रशंसा किया गया, ये कहीं ना कहीं लोअर कास्ट को पसंद नहीं आया, क्योंकि वहीं पर
लोअर कास्ट को लोअर घोषित कर दिया गया, है ना। तो ये जातीय विद्वेष को बढ़ावा देता था प्राचीन कालीन जो धर्म है, इस वजह से। फिर मुस्लिम मध्य वर्ग के लोगों ने अपनी परंपरा और धरोहर पश्चिम एशिया के इतिहास में खोजना आरंभ कर दिया। अपनी परंपरा और धरोहर को कहाँ खोजना आरंभ कर दिया? पश्चिम एशिया में। और इससे सांप्रदायिक चेतना का विकास हुआ। उनको लगा कि हम यहाँ के मूल रूप से नहीं है। यह आंदोलन औपनिवेशिक एवं राजनीतिक गुलामी की जंजीर में बंधकर आगे बढ़ रहा था। यानी ये जो समाज धर्म सुधार आंदोलन बढ़ रहा था, ये कहीं ना कहीं औपनिवेशिक एवं राजनीतिक गुलामी की जंजीर में बंधकर आगे बढ़ रहा था। यानी ये जो भी सुधार होने थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जाने थे, फाइनली उसको अप्रूव। तो एक गुलामी की जंजीर में बंधकर आगे बढ़ रहा था यह आंदोलन। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। मुझे लग रहा है कि आप कम से कम यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नोट्स आपको मैंने दिया है दैट इज वेरी वेरी, मतलब बहुत अच्छा नोट्स मान